अध्याय 11 बर्फ की राजकुमारी भाग 1। वाह, जो व्यक्ति मुझसे टकराकर गिर गया वो एक युवती थी। सर, मुझे बहुत अफसोस है, मैं जल्दी में थी और ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी आंखें भूरी और बाल इतने चमकीले लाल थे कि लगभग सोने जैसे लग रहे थे। जिस तरह से वो तुरंत उठी और माफ़ी मांगने के लिए सिर झुकाया, उसने मुझे एक युवा डरपोक जानवर की याद दिला दी। लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वो कौन थी, मेरा शरीर अकड़ गया। खैर, चूंकि मैं ठीक हूँ, मुझे उसे जल्दी से भेजना होगा। मैं उसे रीना के साथ शामिल नहीं कर सकता। मुझे ऐसे व्यवहार करना था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपकी स्थिति कितनी भी ज़रूरी क्यों न हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलती से भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन रीना ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी। वो किसी और की तुलना में अधिक अभिजात की तरह व्यवहार करती थी और वो इसे यूं ही जाने नहीं देगी। ये क्यों होना पड़ा? मैंने आसपास किसी और को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा किसी और को स्थिति की जानकारी नहीं थी। बस उसी तरह रीना रोजेलिया अपनी बर्बादी की ओर एक कदम और बढ़ गई। एक आम आदमी का एक कुलीन के शरीर को नुकसान पहुंचाना अस्वीकार्य है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए। वो लड़की लगातार सिर झुका रही थी, रीना से बार बार माफी मांग रही थी, जो हमेशा से ज्यादा ठंडी थी। यह लड़की बाद में साम्राज्य के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान आर्केना अकादमी में एक विशेष छात्रा के रूप में प्रवेश करेगी। वह आर्केना में होने वाली घटनाओं का केंद्र बनेगी, राजकुमार का दिल चुराएगी और अंततः एक संत के रूप में उभरेगी जो दुनिया को बचाती है। वो घायल दुनिया को ठीक करती है कि नायिका थी। यहाँ तक कि अगर यह एक गलती भी थी तो एक आम आदमी का एक कुलीन को नुकसान पहुँचाना एक गंभीर पाप है। मुझे इसे किसी तरह सुलझाना होगा। नायिका का हम पर केवल थोड़ी सी छाप छोड़कर जाना महत्वपूर्ण था, लेकिन मैंने जितना भी सोचा, स्थिति को बचाना असंभव लग रहा था। रीना किसी और से ज्यादा अभिजात थी। वो अपने प्रति सख्त थी और दूसरों के प्रति और भी सख्त, जिसने उसे बर्फ की राजकुमारी का खिताब दिलाया था। रीना रोजेलिया का चरित्र इस घटना को हल्के में नहीं लेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आप एक कुलीन के पद के महत्व को समझते तो आप यह गलती नहीं करते, चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों न हो। यहाँ तक कि खुद को चोट पहुँचाने का मतलब भी होता तो आपको इसे टालने के लिए अपने शरीर को मोड़ लेना चाहिए था। उसका तर्क तर्कहीन और दूर की कौड़ी लग सकता था, लेकिन उसके हर शब्द एक अकाट्य तर्क थे। एस्ट्रिया साम्राज्य में अभिजात वर्ग एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और उनका विशेषाधिकार उनकी जन्मजात प्रतिभाओं से उपजा था। उदाहरण के लिए, ड्यूक ऑफ एक्सेस के उत्तराधिकारी शूरवीरों की प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे, जबकि ड्यूक ऑफ रोजेलिया के वैध बच्चों में शानदार बुद्धि थी। कुछ परिवार जादू में उत्कृष्ट थे। कुलीन वह वर्ग था जिसने अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग करके साम्राज्य की रक्षा की। एक कुलीन को जरा सी भी चोट लगने से साम्राज्य को भारी नुकसान हो सकता है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। नायिका लगातार सिर झुकाती रही। उसकी माफी अंतहीन थी। अगर ये मैं या कोई और साधारण कुलीन होता तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। उसने एक बड़ी गलती की थी, लेकिन वो तुरंत उठ गई और माफी मांग ली थी। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी रीना थी। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? नायिका को हमारे प्रति नकारात्मक भावनाओं को जितना संभव हो उतना जमा करने से बचना चाहिए था। तो ये कितना भी गलत क्यों न हो, कम से कम सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलो बंद करो। जब नायिका का चेहरा रीना के शब्दों से पीला पड़ गया तो मैंने स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप किया। ये एक प्रतिक्रिया थी जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। युवा मास्टर आईके, ये ठीक है, मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी। यह राहत की बात है, लेकिन इससे मामले की गंभीरता नहीं बदलती। रीना के कठोर शब्दों ने मुझे अवाक कर दिया। हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है ना? हमें अभी भी झील पर जाना है। ओह, सौभाग्य से मेरे शब्दों का असर हुआ। रीना ने तुरंत भौहें से कोड़ी। उसका ध्यान हट गया। आज झील घूमने का सुझाव रीना ने ही दिया था। अब समय कम होने के कारण शायद उसे एहसास हुआ कि हमारे पास कुछ और करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। अपने स्वभाव के अनुरूप रीना अपने प्रति सख्त थी और किसी भी तुच्छ वादे को आसानी से नहीं तोड़ेगी। बहुत ठीक, आखिरकार रीना मान गई, हालांकि उसने निराशा में अपना होंठ दबा लिया। तुम भविष्य में और सावधान रहना। दूसरे कुलीन इतने उदार नहीं हो सकते जितने हम हैं। रीना ने नायिका को जाने से पहले एक आखिरी सलाह दी।
मैं ये बताना चाहता था कि तनावपूर्ण माहौल पूरी तरह से उसकी वजह से था, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद रखी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नायिका को बार बार झुकते हुए छोड़कर हम बाजार से दूर चले गए। बाद में झील के किनारे दोपहर का भोजन करते समय मैंने पिछली घटना का जिक्र किया। वो क्या था? ऐसा लग रहा था कि तुम उसे सजा देने वाली थी। ज्यादा से ज्यादा तुम उसे बस कुलीनता के बारे में सिखाने की कोशिश कर रही थी, है ना? सच में? बेशक। तुम्हें क्या लगा मैं क्या कर रही थी? मैं ये बिल्कुल नहीं कह सका कि वो सख्त, ठंडी और भयानक लग रही थी। मेरे सवाल के जवाब में रीना ने कहा कि हालांकि लड़की उससे टकरा गई थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह एक गलती थी और रीना को लगा कि उसने सजा पर विचार करके ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। तुम्हें समझना होगा कि इतनी ज्यादा झुककर और माफी मांगकर वो दिखा रही थी कि उसे पता था कि ये एक गलती थी। बेशक अगर मैं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी होती तो मैं अपनी मर्जी से उसे सजा दे सकती थी। लेकिन क्या तुम ज्यादा कठोर नहीं लग रही थी? वह डरी हुई लग रही थी। बेशक वो डरी हुई थी। यही तो कुलीनता का मतलब है। मान लो अगर मैंने बिना कुछ कहे इसे जाने दिया होता तो वह सोच सकती थी, ओह, मैं सिर्फ माफी मांगकर बच सकती हूँ। कौन जानता है तब क्या हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होता। ज्यादातर दूसरे कुलीन भी हल्की चेतावनी देकर छोड़ देते। कहानी जारी रहेगी।